नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो थर्ड ईयर आपका अपने आप में एक गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ से आपके तीनों सब्जेक्ट स्पेशलिटी के सब्जेक्ट होते हैं, साथ ही साथ आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आते हैं। और थर्ड ईयर एक ऐसा ईयर है जहाँ से आपको परसेंटेज भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल्स में आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आ ही जाते हैं। तो तीन सब्जेक्ट है जिनकी थ्योरी पे हम अच्छे से अच्छा फोकस करें, इसके लिए मैंने आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर किया है। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट की आपको मैं एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूँ, क्योंकि पीडियाट्रिक्स आपको समझना भी ज़रूरी है कि इसका दायरा हमारी नर्सिंग में कहाँ-कहाँ तक है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। और साथ ही साथ जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे कि वो आगे कॉम्पिटिशन में भी काम आएँगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो गौर से इस वीडियो को पूरा सुनिए। तो चलिए हम बात करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मेरी एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए कि थर्ड ईयर आपका एक गोल्डन पीरियड है, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करने का मौका भी साथ-साथ मिल जाता है। रीज़न इसका ये है क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट है और तीनों ही ईज़ी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम रहेगा, आपके पास मौज-मस्ती का भी टाइम है, आपके पास पढ़ने का भी टाइम है। ठीक है? तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अच्छे से एक स्मार्ट स्टडी करके तीनों सब्जेक्ट को तो अच्छा कर लेना है, क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर तीनों ईयर का बर्डन आपके पास रहेगा, तो उस टाइम आपके पास ये रिलीफ रहेगी कि आपने थर्ड ईयर अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए हम अगर इन सारी यूनिट्स की समरी देखें कि भाई पीडियाट्रिक्स में अपन देखा जाए तो 6 यूनिट है मेजर, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है नर्सिंग में। हालांकि पहली यूनिट के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे 6 यूनिट का नाम लिखा है। पहली यूनिट के अंदर हम हमेशा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है भाई, नर्सिंग में इसका क्या फील्ड है और कहाँ कहाँ इनके ट्रेंड्स चल रहे हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के, तो वो सारी चीज़ें हैं। कोई राइट्स है, लीगल राइट्स है या फिर एथिक्स है या एथिक्स है, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा। सेकंड नंबर हम बात करते हैं द हेल्दी चाइल्ड। हेल्दी चाइल्ड की यूनिट है जिसके अंदर भाई एक अच्छा बच्चा या फिर बोला जाए तो एक न्यू बॉर्न, ठीक है, एक न्यू बॉर्न या फिर हेल्दी चाइल्ड क्या होता है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे हम सेकंड यूनिट में देखते हैं। तीसरा आता है नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट, मतलब देखिए आगे नर्सिंग का काम कि भाई नियोनेट की या न्यू बॉर्न की नर्सिंग केयर किस टाइप से की जाती है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फेस करने पड़ते हैं। और ये बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी रहती है, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और साथ ही साथ आपकी थ्योरी के क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। फोर्थ एक यूनिट है जो एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर है, आईएमएनसीआई, तो इसका एक कंप्लीट चैप्टर है और ये बहुत ही ईजी, अगर आपने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर एक अच्छे टीचर से इसको पढ़ लिया है तो ये बहुत ईजी भी लगेगा। फिफ्थ जो यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड डिजीज। देखिए गाइस, हमारी क्या होता है कि हमें जहाँ पे हर डिजीज का नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, तो साथ ही साथ हमें उस डिजीज के बारे में भी जानना पड़ता है कि भाई वो बीमारी क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है तब हम नर्सिंग मैनेजमेंट पे आते हैं। तो होता क्या है कि हर साल पीडियाट्रिक्स में एक सवाल यहाँ से उठ के आता है कि एक या दो क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं कि भाई दो डिजीज दे दी जाती है, 8 नंबर में उसके रिस्क फैक्टर और बाकी चीज़ें लिखनी होती है, और फिर दो चीज़ें हमें नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्लान लिखने के लिए आ जाता है या फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ यूनिट आपकी पूरी पीडियाट्रिक्स की सबसे बड़ी यूनिट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। ओके, और सिक्स एक बहुत ही ईजी साइकेट्रिक से रिलेटेड थोड़ी सी यूनिट है जिसका नाम है बिहेवियर और सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट, तो सबसे पहले मैंने फिफ्थ यूनिट के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाए। रीजन इसका ये है, 5 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये पेन ले लेता हूँ और देखो, मैंने यहाँ पे पहले कुछ आपके लिए डिजीज के नाम लिखे हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोकेफेलस और टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये 4 डिजीज ऐसी है जो अगर आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सिस्टम वाइज कुछ डिजीज का नाम बताऊंगा और उसमें कौन से सब इंपॉर्टेंट डिजीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारी डिजीज आपको बताने वाला हूँ। इसका पर्पज ये है कि आपके कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं वो कॉम्पिटिशन में भी काम आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूनिट बताई है, क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास टाइम भी है। ठीक है, तो चलिए अपन इसके हिसाब से पढ़ते हैं। और रीज़न ये है गाइज, पिछली बार 2022 का पीडियाट्रिक्स का पेपर इजी था, तो इस बार चांस हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा सा टफ आए, इसलिए मैंने थोड़े बहुत एक दो डिजीज के दायरे बढ़ा दिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो देखा जाए अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे एक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो अपनी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से भी फेमस है ना, टीईएफ नाम से डिजीज आती है। और एक है हिज स्प्रंग डिजीज, ठीक है, जिसे मेगाकोलन डिजीज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो टीईएफ आपके 2022 में आ चुका है, उससे पहले भी आया है कई बार, तो बहुत कम चांस है कि आपको ये वापस पूछें। यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस और ये हेज़-पंक डिजीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से 4 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करता है। और ये जो मेगाकोलोन डिजीज है या हिस्पंग डिजीज है, ये आपके क्लिनिकल केस में देखा जाए या फिर कॉम्पिटिटिव पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको कभी भी नहीं भूलना है, मेडिकल मैनेजमेंट और जो भी सर्जरीज होती है उनको नहीं भूलना, क्योंकि गाइस क्या होता है कि इन दोनों डिजीज के अंदर रिलेटेड जो सर्जरी है उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी पूछा जाता है क्योंकि इनकी सर्जरीज इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें तो आपने बहुत सारा एक पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आप उस क्लासिफिकेशन का चार्ट याद कर लो। ओके, पहला काम तो ये करोगे, क्योंकि साइनोटिक डिजीज कौन सी है, एसाइनोटिक डिजीज कौन सी है, ये आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा और हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी इसका क्लासिफिकेशन आ जाए। ओके, देन आपको कुछ डिजीज पढ़नी है, जैसे मैं पहले जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, जैसे टीओएफ।
tetralogy of Fallot, okay, then rheumatic heart disease, okay, then PDA, patent ductus arteriosus, then VSD और then ASD। ये 5 या 5 डिजीज है हार्ट की जो आपको पढ़ लेनी है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बस आप इनकी डेफिनेशन देख लो और इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लो कि ये होती कैसे है, ओके। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट देख लो, ये बहुत है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज देखने में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप साइन पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपको आगे कंपटीशन में जाना है, तो ये सारी चीज़ तो आपको वहाँ पे तो सारी डिजीज आनी चाहिए, वो बात है, ओके। देन आगे हम अगर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पूरी पीडियाट्रिक्स का। देखा जाए हर साल इसका सवाल आता है, हर साल, ऐसा कोई सवाल नहीं गया, ऐसा कोई साल नहीं गया जहाँ पे इसका सवाल नहीं आया हो, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वही बात है, कई बार ऐसे फेमस क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ और देने के चक्कर में इन क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम के पर्पज से विम्स ट्यूमर, ठीक है, जिसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये 2 डिजीज रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि रीजन ये है नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन इस बार भी आ गया था, पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो गाइस नेफ्रोटिक सिंड्रोम को आप थोड़ा बहुत, ठीक है कि आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए आप विम्स ट्यूमर को ना भूले और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ना भूले, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कि वापस आ जाए। चलिए आगे कुछ और सिस्टम है जिनकी डिजीज के नाम मैं बता दूं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें आपको निमोनिया पढ़ना है। निमोनिया पढ़ने का रीजन फर्स्ट सुन लीजिए, क्योंकि IMNCI के अंदर आप निमोनिया पढ़ लोगे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। देन सेकंड एक डिजीज है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस साल के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूँ तो वो है RDS, ओके। आप निमोनिया पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपको RDS जरूर पढ़ना, ओके। देन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, गाइस 4 नंबर में थैलेसीमिया प्रिपेयर कर लेना कि थैलेसीमिया क्या होता है और ये इसके कितने सब टाइप होते हैं। इसका रीजन ये है कि कई बार यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चंस भी देती है जो बहुत पहले आ चुके हैं, ठीक है, और उनमें एक थैलेसीमिया ऐसा टॉपिक बन जाता है जो आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इसका रीज़न ये है, अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ जस्ट थैलेसीमिया, तो आप इसके बारे में सारी चीज़ें नहीं बता पाओगे, है ना, जब तक आपने 4 लाइन पढ़ी नहीं हो। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, 2-4 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना। रीज़न ये है, मान लो अगर आ भी गया तो आप ऐसे बच्चे रहोगे जिनने ये एग्जाम में लिखा होगा कि थैलेसीमिया क्या होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो, है ना, कि भाई आपको करना ही है थैलेसीमिया का, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप भले 4 पन्ने नहीं भर पाओ, 8 पन्ने नहीं भर पाओ, 2 तो भरोगे। और गाइस कई बार ऐसा होता है जब 10 कॉपी आती है, 10 कॉपी में 8 में थैलेसीमिया नहीं लिखा है और 2 में लिखा है और 2 पेज लिखा है, तो नंबर अच्छे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, ओके। देन एक टॉपिक आता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। और गाइज ये जो ब्लड कैंसर का टॉपिक है ये आपकी MSN में भी आता है ना, मेडिसिन में भी आता है, तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। मेडिसिन के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो इसके लिए भी प्रिपेयर कर लेना, ओके। तो यहाँ पे अपने ब्लड रिलेटेड 2 डिसऑर्डर, ओके। आगे चलते हैं CNS, है ना, CNS और ब्रेन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें देखिए मेनिंजाइटिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, हाइड्रोकेफेलस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पाइना बाइफिडा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एपिलेप्सी, देखिए एपिलेप्सी का सवाल बहुत 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 कम पूछा जाता है, सीजर से रिलेटेड बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। रीज़न पता नहीं क्या है कि यूनिवर्सिटी पूछती नहीं है, पैटर्न बदल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन सीजर के क्वेश्चंस आप देखोगे इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। कंपटीशन में सीजर रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक ऐड किया है एपिलेप्सी, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर की 3 डिजीज है, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोकेफेलस और स्पाइना बाइफिडा, इन तीनों में से आपको इस बार एक 16 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिल सकता है, ओके। देन अगर कुछ और डिजीज देखा जाए जिनको हर बार हर बच्चा नजरअंदाज करता है, वो है क्लफिट और हिप डिसलोकेशन। आपको जस्ट ये जान लेना है कि ये होती क्या है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। रीज़न यही है, बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अब क्लब फिट देख के आपको क्या पता लगेगा कि भाई इसमें लिखना क्या है, इसलिए मैं ये रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना, ओके। देन गाइज एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक आता है, जो आप कहीं ना कहीं CHN में भी पढ़े हो, दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़े हो, और पीडियाट्रिक्स में भी ये वापस पढ़ना पड़ता है, इसलिए PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी आगे कॉम्पिटिशन में भी बहुत काम आने वाला है और यहाँ पे भी बहुत काम आने वाला है, यहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ओके। आगे चलते हैं, अपनी पहली यूनिट है जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो खत्म हो गई है, ये डिसऑर्डर्स है जो आपको पढ़ लेने हैं। अब जो भी आएगा वो सब कुछ ईजी रहेगा, अब ज़्यादा सवाल बड़े नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की। मैंने आपका जो बड़ा हेडेक था वो कवर कर दिया, अब यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। 4 है IMNCI। आपको IMNCI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके एम क्या है, इसमें कलर कोडिंग किस हिसाब से की जाती है, और एक आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको ये फ्लो चार्ट मिल जाएगा। IMNCI का जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट, ओके, कि किसी भी डिजीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसका फ्लो चार्ट याद कर लेना है, और एक डायरिया का मैनेजमेंट देख लेना है। हो सकता है गाइस इस बार एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए IMNCI के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको केस मैनेजमेंट प्रोसेस भी पूछ ले और किसी एक डिजीज का मैनेजमेंट पूछ ले, तो वहाँ पे आपको डायरिया का मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 से मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा, IMNCI क्या है, इससे रिलेटेड बातें, और डायरिया का मैनेजमेंट प्रोसेस, ओके। तो ये दोनों चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। आगे चलते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये जब भी आप कॉलेज में क्लास अटेंड करोगे सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाई जाती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ओके। अगली जो चीज़ है कि कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ओके। तीसरी चीज़ है एक इन्फेंट के कौन कौन से माइलस्टोन्स होते हैं। देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा,
हो सकता है 8 नंबर में डेवलपमेंटल माइलस्टोन आए, ठीक है। कई बार टॉडलर या फिर स्कूल एज चिल्ड्रंस के माइलस्टोन्स आते हैं और अपने पास उतना लिखने का कंटेंट नहीं है, उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं है। जब मेरे टाइम पे पेपर था तो मैं ये डिसाइड करके गया था कि अगर इन्फेंट का माइलस्टोन आया तो मैं उसे बहुत अच्छे से लिख दूंगा, लेकिन अगर टॉडलर या फिर स्कूल एज का आया तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ूंगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5 करने होते हैं, तो मैं उस माइलस्टोन वाले क्वेश्चन को छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं लिखने की और इतना कुछ हम लिख नहीं पाते, माइलस्टोन सारे माइलस्टोन्स कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेपरेटली पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए इन्फेंट के बहुत ही अच्छे-अच्छे माइलस्टोन्स हैं और हो सकता है कि मैं आपको क्लास में ट्रिक से याद भी करवा दूँ कि भई पहले महीने पे क्या है, दूसरे महीने पे क्या आता है, तीसरे महीने पे क्या आते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ठीक है, सोशल माइलस्टोन कौन-कौन से हैं, लैंग्वेज के, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपके इन्फेंट का माइलस्टोन का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़रूर अटेंड करना। कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही ये हर बार आपका अच्छा इंप्रेशन देने में भी बहुत हेल्प करेगा इन्फेंट का। बाकी आ जाए तो मेरी राय यही है कि आप छोड़ देना, दूसरा क्वेश्चंस करने में ध्यान देना। अगर आपके पास फिर ऑप्शन नहीं बच रहा है तो आपको करना ही है। बाकी इन्फेंट के माइलस्टोन्स करना है। एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मदर के लिए, सोसाइटी के लिए, बेबी के लिए किस टाइप से हेल्पफुल है, और मिल्क, मदर मिल्क के कितने टाइप होते हैं वो आपको देखने हैं। ओके, एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसके जो 10 स्टेप्स है वो आपको देख लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोल्ड चेन क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि अगर मान लो कई बार अंडर 5 क्लिनिक नाम से आ जाए तो आप उसमें लिखोगे क्या, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नाम ही ऐसे है कि भाई नाम से हम ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वो आपको रट ही लेना है। अगर आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं तीसरी यूनिट में। ओके, तीसरी यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट। नियोनेट की कैसे नर्सिंग केयर की जाती है, तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का मतलब हर न्यूबॉर्न के लिए कौन सी केयर की जाती है वो। एक, लो बर्थ वेट बेबी है तो उसकी केयर कैसे करनी है वो। तीसरा है केएमसी, कंगारू मदर केयर के बारे में, बहुत ईजी टॉपिक है। केएमसी क्या है, किसने डिस्कवर किया था, क्या बेनिफिट होते हैं, वो आपको याद कर लेने। अगला ये है, एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है और लो बर्थ वेट बेबी न्यूबॉर्न है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, ठीक है, या प्री टर्म बेबी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो लो बर्थ वेट बेबी है वो प्री टर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको यह बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके आगे के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस एक फिफ्थ टॉपिक है अपगार स्कोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए मैं वापस टिक कर देता हूँ, सबसे पहले जो पढ़ना है वो अपगार स्कोर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से आप ये न्यूबॉर्न के और प्रीटर्म बेबी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको फिर अच्छे से पढ़ना है। फिर न्यूबॉर्न केयर क्या होती है वो, फिर लो बर्थ वेट बेबी की केयर, थोड़े से एडिशनल पॉइंट है वो करने पड़ते हैं, फिर केएमसी, ये सारे हैं सीक्वेंस इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ओके, अगला अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें, मैंने यूनिट फर्स्ट आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि बोरिंग होती है इसलिए। ओके, बहुत थियोरटिकल होती है। आप भी अगर पढ़ो तो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट आप एग्जाम के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे पढ़ लिया करो। ओके, यहाँ पे कुछ राइट है चिल्ड्रंस के, वो आपको देख लेने। ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में वो देखने। नेशनल प्रोग्राम कौन कौन से बने हैं चाइल्ड के लिए वो देखने। कौन कौन सी एजेंसीज है जो बच्चों के लिए काम करती है वो देखने। और हॉस्पिटलाइजेशन से एक बच्चे के दिमाग पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊँ तो एक तो ये इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और एक है ये नेशनल सॉरी एजेंसीज है ना, एजेंसीज कौन कौन सी, ये 2 क्वेश्चन है। और एक ट्रेंड है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली फाइनल सॉरी 6th यूनिट, सबसे लास्ट यूनिट। ओके, इस पे चलते हैं। बहुत ईजी यूनिट है, बहुत मज़ेदार भी है कि भाई बच्चा चौक खाता है, एक बाल खींचता है, ये सब जो आदतें होती है, सोशल साइकोलॉजिकल आदतें होती है, तो इनमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो आपको ना एक ईजी सा बिहेवियरल डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेना है, और उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं वो पढ़ लेना है ना। एक एज एनर्स एक एक दो दो लाइन सब में, सब डिजीज में है, वो आपको याद करनी है। एक रिस्ट्रेंट नाम से टॉपिक आता है वो आपको पढ़ना है। एडीएचडी ठीक है, आप पढ़ सकते हो सकता है आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछ ले, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। और गाइस बड़ा क्वेश्चन अगर आया, सुनिए मेरी बात, कई बार हो जाता है कि बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताओ, और कोई भी 2 या 3 बिहेवियरल डिसऑर्डर का नर्सिंग मैनेजमेंट और उनके बारे में सब कुछ लिखो। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं 16 नंबर का, ठीक है? तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, 12 या 16 नंबर में ये चीज़ आ सकती है। आगे मैंने 2-3 कुछ और टॉपिक भी लिखे हैं, जैसे सिफिल, हेमाटोमा और कैपुट सक्सीडियम में क्या फ़र्क होता है, ये आपको याद कर लेना है। एक जॉइंडिस नाम का टॉपिक आता है, गाइस जॉइंडिस का क्वेश्चन बहुत कम आता है यूनिवर्सिटी में, बहुत कम आता है, वेरी रेयर क्वेश्चन होता है, ठीक है? हाइपर बिलिरुबिनिया नाम से भी, लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसके लिए, आपके आगे कॉम्पिटिटिव पर्पज से। अगर आप जॉइंटिस पढ़ रहे हो तो गाइज फोटोथेरेपी में नर्सेज का क्या क्या रोल होता है वो आपको जरूर पढ़ लेना है। फोटोथेरेपी में नर्सेज का क्या क्या रोल होता है वो आपको जरूर पढ़ लेना है। ये मैंने यहाँ पे फोटोथेरेपी लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं फोटोथेरेपी लिख रहा हूँ इसका मतलब फोटोथेरेपी क्या होती है,
और एज इनर्स आपको क्या-क्या करना है वो सारा लिख लेना है। एक हाइपोथर्मिया क्या होता है, क्योंकि बहुत कॉमन कंडीशन होती है, हालाँकि आप जब न्यूबॉर्न केयर पढ़ोगे तब हाइपोथर्मिया के बारे में आप कहीं न कहीं पढ़ ही लोगे। बाकी मैंने अलग से भी थोड़ा बहुत लिख दिया कि हाइपोथर्मिया क्या होता है और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत है वो याद कर लेना है। कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है? और हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है कि उनकी भाई स्टैंडर्ड डेफिनिशन क्या है, माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर क्या होता है, ठीक है? तो गाइज़ ये है आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से आप थर्ड ईयर के अंदर देखोगे तो आपको सबसे जो टफ है वो यही लगेगा, लेकिन आप जैसे-जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे अच्छी कमान बनती जाएगी। हो सकता है आप पारुल दत्ता बुक प्रेफ़र करो या ओपी गई, कोई भी बुक प्रेफ़र करो, डज़न्ट मैटर, लेकिन आपको बस अपना अच्छा कंटेंट रेडी रखना है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला है कि भाई आप पीआर यादव सर के जो सॉल्व पेपर है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि हम में से कई जनों ने वो पढ़े थे और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं और उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है वो दे रखा है। ठीक है? तो आप पीआर यादव सर के सॉल्व पेपर है वो परचेज़ कर सकते हो। बाकी गाइज़ अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, तो उस लिंक को करके आप जॉइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ताकि वहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप दे सको। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।